लाइट रख रही चेहरे पे। अगला है सक्रियता श्रेणी। ठीक, सक्रियता श्रेणी इंपॉर्टेंट है। ठीक, छोटा सा लेसन, ज्यादा बड़ा लेसन थोड़ी ना है। अभी आज 50-60 मिनट पढ़ाने हो तो आजे खत्म हो जाता है ना, ज्यादा लंबा नहीं। जो धातुएं होती है, सक्रियता श्रेणी किसके लिए है? धातुओं की क्रियाशीलता के लिए। किसके लिए? सक्रियता श्रेणी धातुओं की क्रियाशीलता को बताती है। ठीक है, हम धातुओं को उनके क्रियाशीलता के घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में रखे तो का, और घटते क्रम को क्या कहती है? आरोही का अवरोही? अवरोही। अभी यही कंफ्यूजन है। हाँ, लुल्लह तो की छोटा से 3-4 से अवरोही, अव मतलब अवरोध, जब अवरोध लगे तो घटता है बढ़ता है? हम तो ऐसे ही याद किए, मतलब अवरोध। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे कौन सी? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। समझ गए डार्लिंग? बड़ी जल्दी समझ जाते हो। बात समझ में आ गई ना? अब इसके लिए एक ट्रिक भी है। अब सक्रियता पूरे तत्व पहले लिखते हैं। अच्छा, उनके क्रियाशीलता के आधार पर हम पूरे तत्व लिखते हैं। के आता है, सोडियम आता है, फिर सक्रियता श्रेणी हेडिंग आ रही? नहीं आ रही? चलो सुधियाओ, सही करो यार, जल्दी से फटाफट देख लिया करो महाराज। बस बस आ जाओ। देखो, काना का मांगे आलू जन, फिर लेड है, कॉपर, Hg, सिल्वर, गोल्ड। यही ट्रिक बताएं। इसको के को बोले तो का, ये बताओ क्रियाशीलता का है? घटता क्रम। क्रियाशीलता का, क्रियाशीलता या क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का मतलब ऊपर से नीचे जाने पर घट रही का, घटता क्रम। अब मान लो सक्रियता श्रेणी लिखने को आए तो परिभाषा लिखने के बाद इसको बनाओगे, इसको बनाओगे। अब का ये याद रहेगी? तो हम ट्रिक बताए थे। ठीक, हम ट्रिक बताए थे ना याद करने की, वो ट्रिक से याद रखो। लेकिन ट्रिक लिखनी नहीं यहाँ पे, यहाँ बस इतने लिखना जितना लिखा है, घटता क्रम। वो ट्रिक क्या बताए थे? का से बताए थे का, ना से बताए थे ना, का ना, का, फिर का, mg का मांगे, al का आलू, आलू है, आलू गालू गालू जन, इसका क्या बताए थे? फिर लेड, ये तो लेडे होता तो लेडे लिख देते, लेड एच से है हाइड्रोजन को, कापर को कापरे लिखते, कापर, Hg को Hg लिखो, नहीं मरकरी सिल्वर गोल्ड, ऐसे रख लो जैसे तुमको याद है। Hg सिल्वर गोल्ड, Hg सिल्वर, आसान है, कोई कठिन नहीं है। अच्छा ठीक, तो बेटा कल बोर्ड पे लिखवा सकते, पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी पूरे तत्व लिखो, पूरे पूरे धातु लिखो, जोन जो यही बोल देंगे लिखो पूरे क्रम से। एक ऊपर नीचे गलत कर दिए तो फिर तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़। ठीक, रट लियो सही से। अब ये क्या, ये बहुत बातें बताती है, ये सक्रियता श्रेणी बहुत सारी बातें बताती है। ठीक, इससे बहुत सारी बातें पता चलती है। अब क्या क्या पता चलता है, इसके उपयोगिता देख रहे हैं ना हम, तब पता चलेगा। ठीक, ज्यादा कुछ नहीं बचा। अच्छा, तो क्लियर है ना? इसको रगड़ सकते हैं। अब सक्रियता श्रेणी के लक्षण क्या लिखेंगे? लक्षण। बताओ, वीडियो में अक्षर क्लियर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? साफ साफ दिख रहे हैं ना? हाँ, फीके फीके तो नहीं आ रहे हैं? तो बस आज बढ़िया। कल फीके फीके बहुत आ गए थे। ठीक, कल पता नहीं इंक कमी थी कि वीडियो साफ नहीं आ रहा था।
और वो ऐसा रहा करे तो खिड़की भी खोल लिया करो ना, खिड़की आएगी तो उधर लाइट मारेगी, लेकिन कमरे में लाइट बढ़ जाती है खिड़की खोलने से। ठीक, बताओ ठीक है। लक्षण में बात करें तो हम पहला है सक्रियता श्रेणी के आधार पर यह बताया जा सकता है किसी धातु की अम्ल या धात्विक लवण से क्रिया संभव है या नहीं। अम्ल से क्रिया कौन करेंगे? देखो हमारी बात, जितने हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो सभी अम्ल से क्रिया करेंगे, इतने सभी अम्ल से क्रिया करेंगे। हाइड्रोजन के नीचे वाले अम्ल से क्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। जो जिसके नीचे है वो उससे कम क्रियाशील है। मतलब कहते सोडियम से कितनी कम क्रियाशील है? सोडियम से कम क्रियाशील है सारी की सारी है। अब सोडियम से ये पोटेशियम से कितने कम क्रियाशील है? सबके सब, जितने नीचे हैं उसके सबके सब कहाँ है? उससे कम क्रियाशील है। जो जितना ऊपर उतने अधिक क्रियाशील है। अब कहते सोडियम से कम क्रियाशील कौन है? ये सभी के सभी। और सोडियम से कहते ज्यादा क्रियाशील कौन है? तो पोटेशियम है ना। अब कहते मैग्नीशियम से ज्यादा क्रियाशील कौन है? तो ये तीनों है। और कम, इससे कम क्रियाशील कौन है? ये सबकी सब नीचे वाली। अब कहते हैं हाइड्रोजन से कितनी क्रियाशील है? ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर जितनी है सब हाइड्रोजन से क्या है? अधिक क्रियाशील है। और हाइड्रोजन जो नीचे है वो क्या है? हाइड्रोजन से कम क्रियाशील। तो अगर हम कॉपर की HCl से क्रिया कराएं तो ये क्रिया होगी? ये क्रिया नहीं होगी, क्योंकि कॉपर क्या है? सक्रियता श्रेणी में नीचे आता है। इसको हटा ही नहीं पाएगा। ये अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ना कहो, धातु का अम्ल से क्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन गैस बनेगा और लवण बनेगा। तो ऐसा ये क्रिया नहीं होती। समझ में आई बात? ये अभिक्रिया नहीं होगी। अगर इनमें से AU के साथ, AG के साथ, HG के साथ, किसी के साथ कराएंगे तो अभिक्रिया नहीं होगी। अब वहां पे हम तुमको कल बताए थे कि धातु की काहे से क्रिया? जल से क्रिया करा देते हैं तो अम्लीय विलयन बन जाता है। जैसे यहाँ पे NaOH बन जा रहा था। तो अम्ल से क्रिया वही करेगा जो ऊपर स्थित होगा, जल से भी वही क्रिया करेगा जो ऊपर स्थित होगा। नीचे वाले नहीं करेंगे, हाइड्रोजन के नीचे वाले नहीं करेंगे। ये भी याद रखना। ऐसा नहीं कि हम कॉपर को जल में डाल दे तो भी बन जाएगा कॉपर का हाइड्रोक्साइड, तब नहीं बनेगा, क्योंकि वो कम क्रियाशील। क्लियर है ना फंडा? हाँ, ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। सोडियम ऑक्साइड का जल में घोले का बना था H2O प्लस NaOH ग्रुप पर देखें थे वाले आप एक क्वेश्चन भेजे सोडियम ऑक्साइड का जल में घोलने पर। लक्ष्य वाले ग्रुप में डेली क्वेश्चन भेजी था। वहाँ जो टॉपिक कराया जाता ना तो क्वेश्चन भेजे थे डेली। ठीक है। का NaOH बनी, H2 ना बनी? हाँ, H2 नहीं बनता। हाँ, बताए रहे लोग, गलत है। बाद में ये बैलेंस नहीं होगी। अगर तुम H2 निकालोगे तो बैलेंस नहीं होगी। वो हम गलत बता रहे, बाद में फिर बताया कि बेटा ये H2 नहीं बनेगा। ठीक, जो लड़की करके भेजी रही वो सही करके भेजी। यहाँ पे 2 बैलेंस हो जाएगा बस। जो लड़की करके भेजी रही वो सही भेज रही। तो हम बाद में बताए, हमको लगा कि H2 बनेगी, लेकिन फिर एक लड़का करके भेजा, फिर हम देखे, हाँ वो बैलेंस करके देखे तो बैलेंस नहीं होता। तो भाई पक्का का, और रिएक्शन ज़्यादातर गलत होती तो बैलेंस नहीं होता। ठीक, बताओ ठीक। तो पहला लक्षण क्लियर है। इसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कौन सी धातु अम्ल से क्रिया करेगी, कौन सी नहीं करेगी। ठीक, अगला, हाइड्रोजन के ऊपर रखी धातुएं क्या होती हैं? सक्रिय धातुएं। हाइड्रोजन के नीचे रखी धातुएं अक्रिय धातुएं कहलाती। दूसरा लक्षण ये हुआ। बात समझ में आई? फंडा क्लियर रखो। और हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। और हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती। तीसरा लक्षण ये। फंडा क्लियर है? चौथा लक्षण बताओ। सक्रियता श्रेणी में कोई धातु अपने से नीचे रखी धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। क्या समझे? सक्रियता श्रेणी में ऊपर रखी कोई भी धातु अपने से नीचे रखी धातु के जलीय विलयन से उसको क्या कर देती? विस्थापित कर देती। मतलब कोई भी धातु जलीय विलयन में हो उसको हटा देगी। ऊपर रखी धातु, जैसे कि हम कहें सोडियम का हाइड्रोक्साइड है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड है। अब यहाँ पे पोटेशियम डाल दिए हम, ये का जलीय विलयन में तो ये होता है। सोडियम को क्या करते हैं? सोडियम को पानी में घोल दे तभी तो बनता है ये NaOH। तो ये NaOH जलीय विलयन ही तो है सोडियम का। सोडियम का जलीय विलयन कह सकते हैं। तो ये के में उतनी दम है क्योंकि ये इसके ऊपर है, तो ये इसको हटा सकता है, इसको KOH दे देगा। समझे? ये इसको हटा देगा।
लेकिन अगर सोडियम हम यहाँ पे लिखते यहाँ पे क्यों एच होता तो के को हटाने का औकात नहीं थी सोडियम की। बात समझ में आई? हाँ, यही बात बता रहा। एक फंडा क्लियर रखो। कम सक्रिय धातु अपने से अधिक सक्रिय धातु को उसके विलयन से क्या करते, विस्थापित नहीं कर सकते। अब लवणी विस्थापन अभिक्रिया भी पढ़े थे तुम। एक धातु दूसरी धातु क्या करती है, उसके लवणी विलयन से या उसके किसी विलयन से क्या करती थी, हटा देती थी। अब जैसे यहाँ पे कापर सल्फेट लिख दे, क्या लिख दे, कापर सल्फेट लिख दे, और यहाँ पे लिख दे हम HG, तो HG में औकात है कापर को हटा दे क्योंकि HG नीचे है। लेकिन PB को लिख दो हम PB को तो हटा देगा ना, Fe को लिख दो तो Fe हटा देगा, Zn को लिख दो Zn, इसमें से कोई लिख दे हटा देगा Cu को। अब लिख दो यहाँ पे PbSO4, क्या लिख दे, PbSO4। अब कापर लिख दे तो कापर के औकात है PB को हटा दे। लेकिन यहाँ पे PB के ऊपर आयरन है तो आयरन को लिख देते तो आयरन हटा देगा, आयरन हटा देगा, यानी कि यह प्रक्रिया संभव है। अगर हम नीचे को भाई यहाँ पे Cu लिख दे, पूछे कि इसमें क्या होगा तो लिखोगे क्या, अभिक्रिया संभव नहीं। कारण पूछे क्यों का क्या है नहीं संभव है तो बता दोगे कि हाँ सक्रियता श्रेणी में Cu Pb के नीचे स्थित होता, अतः Cu Pb से कम क्रियाशील है, इसलिए वह उसके विलयन से उसको विस्थापित नहीं कर सकता। बस यही बात लिखनी रहनी रही, इस पर लेनेसन देना रहता है। बात समझ में आई? चलो सक्रियता श्रेणी पूरी तरह से खत्म। अच्छा ठीक बेटा, चल मिटाएं। अगला क्या है कि धातु जो होती है वो अधातु से कैसे क्रिया करती है। क्या बोला मैंने, धातु अधातु से क्रिया कैसे करती है, देख लो। जैसे NaCl का है धातु, Cl का है अधातु है, NaCl का है धातु, Cl का है अधातु। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन देती है, अधातु इलेक्ट्रॉन लेती है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देती है, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी, इसको डार्ट से दिखाते, इसको डार्ट से दिखाते, ठीक। इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ये एक इलेक्ट्रॉन दे के जुड़ जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन दे के जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ेगी देखो, Na दे देगा तो प्लस आ जाएगा, और Cl देखो एक इलेक्ट्रॉन कौन, ये वाला आया, यही वाला इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, Cl के पास। बाकी इसके पास ये वाले तो थे ही सातों के सातों, एक माइनस आ जाएगा तो Cl पे क्या आ जाएगा, एक माइनस, इस पर एक प्लस। ऐसे जुड़ेंगे धातु धातु, कैसे जुड़ेंगे, ऐसे जुड़ेंगे। इसको धातु धातु के बने यौगिकों को बोलते हैं आयनिक यौगिक। ये कैसा यौगिक है, सोडियम क्लोराइड है, लेकिन ये कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक कहने का मतलब ये है, अगर जल में डाला जाएगा तो ये आयन में टूट जाएगा। आयन में कौन से टूटेगा, Na प्लस वाले आयन में, और Cl माइनस वाले आयन। और यहाँ पे ये जो बंध कौन से बंध द्वारा जुड़े होते हैं, आयनिक बंध द्वारा। कौन से बंध द्वारा, आयनिक बांड द्वारा जुड़े होते हैं, समझे। धातु धातु के बीच आयनिक बांड बनता है, बेसिक में पढ़ाए थे ना, समझ भाई बात। अब जैसे सोडियम मैग्नीशियम जुड़ता Cl के साथ, मैग्नीशियम जुड़ता किसके साथ, Cl के साथ। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ ये दोनों लेने का औकात रखता है, नहीं रखता। कहा Cl दोनों इलेक्ट्रॉन ले सकते, एक ही तो लेगा। तो ये जुड़ना चाहेगा, कहेगा 2 Cl लेके आओ, तभी तो हम तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। तो कितने Cl को जोड़ लेगा ये, 2 Cl को जोड़ लेगा, है ना। अब 2 Cl को जोड़ेगा तो 2 Cl लगेंगे ना। 2 Cl कैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, ठीक। क्या कर ले, अब 2 Cl हो गए तो दोनों को दे देगा इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन जाएगा, Mg पर 2 प्लस आ जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देगा। और Cl पे 2 माइनस आ जाएंगे, 2 माइनस। लेकिन Cl कितने लगेंगे, Cl 2 लगेंगे, ठीक। ऐसे कर देंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनके दिखा देंगे। 2 Cl है तो एक, ठीक, बैलेंस के हिसाब से ऐसे बनेगा। अगर इसको ऐसे ना लिखना चाहे तो ये तो आयनिक उसमें दिखा रहे हैं, किसमें दिखा रहे हैं, लुईस संरचना के हिसाब से दिखा रहे हैं। पूछ लेता है NaCl के लुईस संरचना के हिसाब से बताओ, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के हिसाब से बताओ कैसे बनता है NaCl। किसी आयनिक यौगिक के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से उसका कैसे बनता है समझाओ, तो इस तरह समझाया जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछता है। और नहीं तो ऐसे सिर्फ लिखोगे धातु धातु क्रिया, तो ऐसे लिख दोगे ये
क्या लिखोगे NaCl का प्लस एपा माइनस, जैसे Mg लिखोगे Mg प्लस Cl2। अब यहाँ पे 2 लगेगा तो यहाँ पे 2 ऐसे आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि Cl 2 ही के रूप में लिया जाता है, गैस होती जितनी 2 के रूप में लिखे तो ये Mg Cl2 बन जाएगा सीधा सीधा। ठीक, एपा माइनस एपा 2 प्लस, ठीक, प्लस माइनस दिखा देंगे। ये सभी आयनिक यौगिक होंगे। कौन से यौगिक? धात अधात से बने यौगिक आयनिक यौगिक, उनके बीच जो बंध बनती है वो आयनिक बंध। फंडा क्लियर है? अब क्वेश्चन पूछता है तो आयनिक यौगिक होते उनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके मध्य प्रबल आयनिक आबंध पाया जाता है। ये आबंध थोड़ा मजबूत होता है, ये आसानी से टूटता नहीं, तो इसको गलाना चाहोगे तो थोड़ा मुश्किल से एक दूसरे से टूटते हैं। ठीक, गलनांक समझन ना, जितने ताप पे गल जाए। हाँ, और क्वथनांक जितने में गल जाए पिघल जाए, वही चीज तो है। क्वथनांक का होता है क्वथनांक से गर्म जितने पर बॉयल हो जाए, उबल जाए, हाँ, जितने में वाष्प दे दे, ठीक, भाप दे दे। समझ आई बात? एक होता बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं क्वथनांक। एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट हो जाना मतलब गल जाना, वो होता है गलनांक। फंडा क्लियर? तो इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं आयनिक यौगिक। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछता है ये किसकी क्रिया हम बताएं? धातु अधातु की। धातु अधातु से किस क्रिया करते? धातु व अधातु की क्रिया। यह है टॉपिक भाई तुम्हारे बुक में। अच्छा, धातु अधातु क्रिया है ये। अब इन धातु अधातु क्रिया से आयनिक यौगिक बनते हैं। आयनिक बांध द्वारा कैसे बनते हैं हमने बता दिया। इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके मध्य आयनिक बांध पाया जाता है जो क्या होता है? प्रबल होता है। इसलिए इनके गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते? उच्च होते। 2 नंबर पूछ लेते क्वेश्चन। ठीक बात। चलो यही वाला टॉपिक खत्म। वही आ जाता क्या? धातु कर्म, क्या धातु खनिज अयस्क धातु कर्म, ये सब। ठीक, चलो फटाफट देखो, टाइम में अपडेट कर दियो। अच्छा, हमको 40। हाँ, मिटा है भैया का। चलो अभी 10 मिनट कीजिए काफी। तो कल अगला लेसन शुरू हो जाएगा ना, ज्यादा बचेगा नहीं। ठीक, कल अगला लेसन शुरू हो जाएगा। पढ़ना रहता है, छोटा सा टॉपिक आता है तुम्हारे सिलेबस में, धातु कर्म। धातु कर्म क्या होता है? जो भी धातुएं होती हैं या तो मुक्त अवस्था में या फिर संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में कौन सी धातुएं पाई जाएंगी? जो क्या होती? कम क्रियाशील होती। जो क्रियाशील होगी तो क्या पाई जाएगी? संयुक्त अवस्था में। मतलब संयुक्त अवस्था कहने का मतलब किसी के साथ जुड़ी होगी। अब मुक्त अवस्था में कौन पाया जाएगा? जो क्रिया नहीं करती, वो किसी के साथ नहीं रहेगी, वो अकेली मिल जाएगी, मुक्त अवस्था मिल जाएगी। जो क्रिया करती वो किसी दूसरे के साथ मिलेगी, जुड़ी मिलेगी। अब जैसे सोडियम क्रियाशील होता, सोडियम अकेला मिलता है, किसी के साथ क्रिया करके मिलेगा तुमको, उससे उसको क्या किया जाएगा? अलग किया जाएगा। तो अलग करके उसका शोधन करना, पूरा उसका शुद्ध धातु प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? जितने प्रक्रम पढ़े जाते हैं, जितने पद पढ़े जाते हैं, वही सब क्या होता है? धातु कर्म होता है। उसी को धातु कर्म कहते हैं। ठीक, अब तो धातुएं किस कब कब कहाँ कहाँ मिलती है? एक मुक्त अवस्था में, एक संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में वही सोना चांदी मिलेंगे, वही तो कम क्रियाशील होती है। सक्रियता श्रेणी भी पढ़ाए ना तुमको। और संयुक्त अवस्था में बाकी सब मिलेंगे जितने क्रियाशील होते हैं। और धातुएं जिस रूप में प्राप्त होती हैं धरती में, उन्हें क्या कहते हैं? खनिज। क्या बोलते हैं? खनिज क्या होते हैं? मिनरल्स। धातुएं, धातु या धातुओं के यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में या प्रकृति में जिस रूप में प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। बात समझ में आई? जैसे सोडियम जिस रूप में प्राप्त होगा धरती में, पर धरती मतलब प्रकृति मतलब है ना, चाहे प्रकृति कह लो चाहे पृथ्वी कह लो। प्रकृति मतलब दूसरे ग्रह में तो जाते नहीं धातु निकालने हम, ऐसा तो है नहीं मंगल पे जाएंगे धातु निकालने, है ना। यहीं से धरती से निकाल के धरती कह सकते हैं ना हम, पृथ्वी कह सकते नहीं तो सीधा सीधा काल लिख देते बुक वाले, प्रकृति लिखते। तो प्रकृति में धातु या धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उन्हें खनिज कहते हैं।
प्रकृति में धातुओं या धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खनिज। खनिज कहते हैं। बस सीधी सी बात। तो खनिज वाली परिभाषा क्लियर। अगली परिभाषा आ जाती है अयस्क का। अयस्क का होते हैं। अब हमको पृथ्वी में बहुत सारे यौगिक मिलते हैं, बहुत सारे धातुओं के यौगिक मिलते हैं। अब उनसे क्या निकालना है हमको? हमसे धातु प्राप्त करनी, उनसे धातु को अलग करना है। अलग करने के लिए बहुत सारी चीज आवश्यकता होगी, बहुत सारे उपकरण लगेंगे, बहुत सारे तरीके होंगे, बहुत सारी विधियां लगेंगी। ऐसे तो मिल नहीं जाएगा कि साफ कर ले भैया है, गर्दा चढ़ा धूल हटाए के लिए सब। मतलब धातु दूसरी घुसी पड़ी, यौगिक में घुसा पड़ा है ना। काहे में घुसा पड़ा है? यौगिक में घुसा पड़ा है। अब हम कह दे चीनी है, चीनी में कार्बन है, कार्बन को अलग कर ले हो, नहीं कर पाओगे ना। चीनी है, चीनी में अब तुम्हारे अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सभी घुसा पड़ा, अलग करो, हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं निकाले खाल में कार्बन हवा लियो ऐसे डाले, ऐसा तो नहीं है ना। तो कुछ खनिज से धातु को अलग करना आसान होता है, कुछ से मुश्किल होगा। जिसमें आसान होगा उसमें आसानी से, कम खर्चे में, सरलता से हो जाएगा, वही अयस्क कहलाएगा। यानी खनिज तो जितने प्राप्त होंगे पृथ्वी से सबके सभी होंगे, लेकिन सभी खनिजों से हम धातु नहीं प्राप्त कर सकते। कुछ ही से हम आसानी से, सरलता से धातु प्राप्त कर सकते हैं। जिन खनिजों से आसानी से, सावधानी से या कम खर्चे में या सरलता से, अधिक लाभ, व्यापारिक लाभ के लिए हम व्यापारिक तो करते हैं धातु को निकाल के घर में थोड़ी ना छाट डालेंगे, कुछ उनसे चीजें बनाएंगे, उनको बेचेंगे, है ना। व्यापारिक लाभ के लिए किया जा सकता है, वो सभी का है अयस्क है। और जिस धातु को प्राप्त किया जाएगा वो उसी धातु का क्या होगा? अयस्क होगा। जैसे हम कॉपर पाइराइड से CuFeS2 इससे क्या प्राप्त और करते हैं? इससे हम कॉपर प्राप्त करते हैं। इससे क्या प्राप्त करते हैं? कॉपर। तो ये काहे का अयस्क होगा? कपड़े का अयस्क होगा। ये किसका अयस्क होगा? कॉपर का। अब इसमें देखो आयरन भी दिख रहा है, लेकिन आयरन प्राप्त करते हैं तो आयरन महंगा पड़ता है, कॉपर प्राप्त करते हैं तो कॉपर सस्ते में काम हो जाता है। तो इससे हम किसको प्राप्त करते हैं? कॉपर को प्राप्त करिए, आयरन को नहीं। तो ये किसका अयस्क हुआ? नहीं, बच्चे कहने लगते सर ये तो आयरन का भी अयस्क हो सकता है। आयरन भी तो है, आयरन तो इससे मिल सकता है, लेकिन आयरन किसको प्राप्त नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि वो महंगा पड़ता है, कॉपर को प्राप्त करना सस्ता पड़ता है। तो किसका अयस्क हुआ? कॉपर का, ना कि आयरन का। आयरन दिख भले रहा है, और सल्फर का अयस्क हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम धातु निकालते हैं ना, धातु को थोड़ी ना निकालते हैं। किसको निकाल रहे हैं? धातु को। धातु का निष्कर्षण पढ़ रहे हैं ना, धातु कर्म, या धातु कर्म पढ़ रहे हैं? धातु कर्म। बात समझ में आई? तो धातु क्लियर हो गया। यानी कि जितने के जितने अयस्क होंगे वो कहां से आएंगे? खनिजों से ही तो आएंगे। यानी कि जितने भी अयस्क होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? खनिज ही तो होंगे। लेकिन सभी के सभी खनिज थोड़ी ना धातु दे देते हैं, यानी कि सभी के सभी खनिज थोड़ी ना अयस्क होंगे। फंडा क्लियर? कह सकते हैं कि सभी के सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक बात। ये छोटी एक दो नंबर में परिभाषा पूछ लेता है। अयस्क तथा खनिज में अंतर लिखो, ऐसे पूछ लेता है। लिख लोगे ना? चलो ठीक है। अब धातु कर्म में बहुत सारे स्टेप आते हैं, ठीक है। अयस्कों से भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है। और धातु कर्म में कई प्रकरण आते हैं। पहले अयस्क का सांद्रण, फिर अयस्क का निष्कर्षण, फिर अयस्क का शोधन। अयस्क का सांद्रण आज समझो और बाकी कल समझो। अयस्क का सांद्रण, हालांकि ये ऐसे है हम बताना चाह रहे हैं तो बस जान लो, बस ठीक। पेपर में आएगा नहीं। अयस्क का आता है, निष्कर्षण आता है, अयस्क का शोधन आता है, यही आते हैं। अयस्क का सांद्रण नहीं आता। अयस्क का सांद्रण करने की बहुत सारी, अयस्क का सांद्रण होता क्या है? अयस्क का सांद्रण करना मतलब अयस्क में बहुत सारी धूल मिट्टी के सबका होते हैं। धूल मिट्टी पर कंकड़ पत्थर के अशुद्धियां होती हैं, इनकी अशुद्धियां होती है। धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर बालू ये सबकी क्या होती है? अशुद्धियां होती है। इनको अयस्क से पृथक करना ही अयस्क का कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। अब अयस्क का सांद्रण करने के भी कई सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका आ जाता है, अच्छा, अयस्क में जो अशुद्धियां धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर की अशुद्धियां होती हैं उन्हें अधात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? अधात्री या मैक्टिस। क्या बोलते हैं? अधात्री। ये भी पूछता है पेपर में, अधात्री क्या होती है? हाँ, गैंग सही बोले तो गैंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गैंग, ये नाम से भी आ जाता है। मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। तो अयस्क में कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी आदि की अशुद्धियां होती है जिन्हें अधात्री या गैंग कहते हैं। ये परिभाषा लिखी होगी तुम्हारी कॉपी में, नहीं लिखी तो लिख लेना।
अयस्क में क्या उपस्थित होते हैं? धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर आदि के अशुद्धियां उपस्थित होते हैं, जिन्हें अधात्रीय गैंग कहते हैं। अधात्रीय गैंग को अलग करना है, पृथक करना ही अयस्क का सांदण कहलाता है। सांदण करने के कई सारे तरीके होते हैं। पहली होती गुरुत्वीय पृथक्करण, या गुरुत्व पृथक्करण भी लिखा है होता है। अच्छा, पृथक्करण, अरे यार कैमरा में रिकॉर्ड है ना, चलो ठीक। गुरुत्वीय पृथक्करण में करते क्या है? अब जैसे कोई टैंक ले लेंगे, कोई कंटेनर ले लेंगे। अच्छा, कोई कंटेनर, तीनों सुनो जल्दी फिर चले हम। तीनों कंटेनर लेंगे, कंटेनर में क्या तो इसमें धातु डाल देंगे। क्या करेंगे? अयस्क डाल देंगे, वही अयस्क। इसमें तेजी से पानी डालेंगे, तेजी से पानी डालेंगे, तेजी से पानी डालेंगे, तो इसमें खलबली मचेगी। क्या मचेगी? खलबली। कंकड़ पत्थर जो होंगे, धूल मिट्टी, वो उससे अलग होगा। अलग होगा कि नहीं होगा? और जो निकलते हैं वो पत्थर के टुकड़े के रूप में निकलते हैं। क्या होते हैं? टुकड़े के रूप में जो धातुएं होती, टुकड़े के रूप में। धातु खोखली तो होती नहीं, बोल तो होती नहीं, गुलने वाली तो होती नहीं, तो पत्थर के रूप में मिलेंगी ना, ढिल्ला के रूप में। बड़े बड़े ढिल्ला मतलब टुकड़े के रूप में, समझ रहे हो ना? तो क्या होंगे? इसी में होंगे, उन्हीं में कंकड़ पत्थर। उनको पहले हम कूटते हैं। क्या करते हैं? पहले हथौड़े से छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं, उन्हें तोड़ते हैं हथौड़े से, और फिर उन्हें पीसते हैं। पीसने के बाद ये काम करते हैं। पीसने के बाद जो बुरादा होगा इसमें डाल देंगे। अब पीस गया तो इससे कहा धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर अलग करनी है, धातु अलग करनी। धातु जो होगी भारी होगी, और बाकी धातु है अगर धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर, वो क्या होगी? हल्की होगी। धूल मिट्टी तो आसानी से अलग हो जाएगी। जब इसमें पानी डालेंगे धूल मिट्टी क्या होगी? ऊपर आ जाएगी, हल्की हो ऊपर आ जाएगी, और वो उसी पानी के साथ क्या हो जाएगी? बह जाएगी, और धातु नीचे रह जाएगी, क्योंकि धातु पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लगेगा। गुरुत्वीय पृथक्करण इसीलिए बोलते हैं, वो नीचे रह जाएगी तली में, और बाकी हल्के पदार्थ क्या होंगे? बाहर हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो इसमें जो भारी अयस्क होते हैं उन्हीं के इसके द्वारा पृथक्करण करते हैं। ठीक, अगली विधि आ जाती है फेन प्लॉन विधि। अगली विधि आ जाती है कौन सी? फेन प्लॉन विधि। अगली कौन सी विधि? फेन प्लॉन विधि। कौन सी विधि? जल्दी सुनो, इसको क्या करते हैं? फेन प्लॉन विधि को सल्फाइड, फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि को क्या करते हैं? सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग करते हैं। फेन प्लवन विधि को क्या करते हैं? सल्फाइड अयस्कों के रूप में करते हैं। इसमें एक ये होता है, एक ये होता है, इसमें छेद होते हैं। ठीक, इसमें पानी डाल देते हैं, इसमें अयस्क डाल देते हैं, इसमें एक तेल डालते हैं, तारपीन का तेल। काहे का तेल? तारपीन या चीड़ का तेल। कुछ बूंदे डालते हैं। ठीक ठीक, सनमाई बात। तो होता क्या है? फिर इसके द्वारा, इस पाइप के द्वारा हवा का वायु डालते हैं। वायु को तेज धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब प्रेशर से वायु का झोंका बहुत तेजी से डालते हैं। तो इसमें छेद होता तो क्या? इसमें खलबली मचेगी, अंदर घुलेगा मतलब मिलेगा। मान चलो हाथ डाल के हम चला दिए, हाथ जैसे अपमार्जक होते हैं, निर्मा होता है तो क्या? बाल्टी डाल के चला देते हो ना, हाथ पूरा घुल जाता है, फेना बन जाता है। उसी तरह इसमें होता है, उसी तरह इसमें होता है। ठीक, क्या बन जाए? क्या बोल रहा भाई? इसमें क्या बन जाएगा? फेना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फेना बन जाएगा। अब जो भी होंगे, जो अयस्क होता है वो फेने के रूप में ऊपर आ जाता है। जो अयस्क होगा वो किस रूप में? फेन के रूप में अलग आ जाता है। क्योंकि यहाँ फेन किसकी वजह से बना है? इसी तीर या तारपीन के तेल की वजह से बना। ये किसके साथ क्रिया करता है? उसी के साथ क्रिया करता है। किसके साथ? धातु के साथ। जो वहां पे अयस्क में धातु होती है उसके साथ क्रिया करता है। बात समझ में आई? जो पानी होता है वो अशुद्धियों के साथ क्रिया करता है। अशुद्धियां उसकी वजह से क्या हो जाती हैं? भारी हो जाती हैं। जो ये उससे क्रिया कर लेता है तो वो पानी में नहीं घुलती धातुएं। पानी धातुएं में घुलती नहीं है, और पानी बच्चे सेफ रहते, पानी हल्की रहती धातुएं और जो अशुद्धियां होती है वो पानी की वजह से भारी हो जाती हैं, भारी होकर नीचे बैठ जाती तली पे। ठीक, और धातुएं फेना के रूप में कहा जाती है? फेन के रूप में ऊपर आ जाती, जिन्हें हम फिर बाद में अलग कर लेते हैं। अलग हो गए। एक विधि और होती है, चुंबकीय पृथक्करण। कौन होती है? चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय, इसमें क्या करता है? दो रोल होते हैं, इसके ऊपर एक पट्टा चढ़ा होता है। क्या चढ़ा होता है?
पट्टा चढ़ा होता है। मान लो यहाँ से डाला जा रहा है, यहाँ से अयस्क डाल रहा है, ये पट्टा मान लो इधर को घूम रहा है, किधर को, इधर को घूम रहा है। तो यहाँ से अयस्क डाला जा रहा है, क्या डाला जा रहा है, अयस्क, क्या डाला जा रहा है, अयस्क, अयस्क का बुरादा इधर से डाला जा रहा है। अब यहाँ को इधर ही फिसल जाएगा, तो इसको थोड़ा बड़ा बना लो ना। तो ये वाले क्या होती है रोल, चुंबकीय होती है, चुंबक की होती, काहे की होती है, चुंबक की होती। अब चुंबक की होगी तो क्या होगा, अब जो इसमें धातु वाला अगर कोई वो होगा, इसमें जो चुंबकीय धातुएं होती है ना, जो चुंबक से चिपक जाती है, उनको ही पृथक करते हैं इसके द्वारा। बात समझ में आई। तो वो धातु होगी तो इसमें क्या है, इसमें चिपक जाएगी, और कंकड़ पत्थर तो चिपकेगा नहीं, कंकड़ पत्थर नहीं चिपकेगा, वो चिपके इसके साथ अलग नहीं होंगे। और वो कंकड़ पत्थर जैसे यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा, वो क्या होगा, तुरंत फिसल जाएगा, तुरंत फिसलेगा ना, फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा, वो यहाँ पर एक डिब्बा रख देंगे, उसमें चला जाएगा। और जो धातु होंगे अभी भी चिपकी रहेंगी, अभी भी चिपकी जाएंगी। वो कब अलग होंगी, जब इस पट्टे का संपर्क इसकी धुरी से हटेगा, तभी तो अलग हो जाएंगी। वो पट्टे से थोड़ी ना चिपकी हैं, वो तो इससे चिपकी है ना, चुंबक से। बीच में पट्टा है तो क्या करे, लेकिन चिपका है। और जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएंगे, अलग। यहाँ पे धातु गिर जाएगी। बढ़िया जुगाड़ है ना। इसी तरह पृथक हो जाएगा। कंकड़ पत्थर आगे यहीं गिर गए, वो यहाँ गिर गए, है ना जुगाड़। तो 3 तरीके हम तो तुमको पढ़ाएं। अब क्या कल पढ़ेंगे, धातुओं का निष्कर्षण। तो इतना सब समझ में आ गया, पढ़ लेना जाके। अब ज्यादा कुछ बता, धातुओं का निष्कर्षण, निस्तापन, भजन, पगलन, और बस गालक वगैरह है। फिर धातुओं का शोधन है। 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा बस। अब ठीक, चलो ठीक।